टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ सारी उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बोल दूं, जो भाई चैनल पे नए हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप प्रागा की प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर से आपको बताना है कि OMR का पूरा रूप क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR। दोस्तों आपसे OMR की फुल फॉर्म पूछी है, तो यहाँ पे जो OMR की फुल फॉर्म है दोस्तों वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR की फुल फॉर्म होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है एक बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। दोस्तों ये साइंस से क्वेश्चन है, और जो पैटर्न मैं आपको करा रहा हूँ और जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ दोस्तों, इनका पैटर्न तो आपके एग्जाम में मैच करेगा ही 100%, 90 से 100%। साथ ही साथ इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों 270, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों जो नवजात शिशु होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जो उसमें हड्डियों की संख्या होती है वो पूरी 300 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तथा उसके बाद जब वह बाल्य अवस्था में होता है यानी बालक, तो उस समय उसकी जो हड्डियों की संख्या है वो 270 हो जाती है। तथा वयस्क व्यक्ति में यानी एक युवा व्यक्ति में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 रह जाती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस प्रकार से निम्न क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 270, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है लास्ट इनटेक में आपके एग्जाम में आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो दोस्तों क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी के राष्ट्रपिता जी के कौन थे, गुरु थे, राजनीतिक गुरु। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हिंडनबर्ग रेखा कौन से दो देशों के बीच स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट लगाना है, और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको अपना स्कोर के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट कैसा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी व पोलैंड, जो हिंडनबर्ग रेखा है वह जर्मनी व पोलैंड दो देशों के बीच स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों जो CAG का कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको हेडक्वार्टर बताना है कि IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों जो IAEA का हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रिया वियना में। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है ऑप्शन नंबर सी यानी पेमा खांडू। जी हाँ दोस्तों, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जबकि ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिया है जयराम ठाकुर, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तथा ऑप्शन नंबर बी में है नीतीश कुमार, जो कि आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है 2019 का भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार था जो निम्न में से किन्हें दिया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल मेयर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। यानी मिशेल मेयर ने और इनके साथ 2 और थे, 3 व्यक्तियों ने भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया 2019 के लिए। तो इन सभी पुरस्कारों के विजेता जो है उन्हें आप याद कर लीजिए अलग से नोट करके। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है दीपा कर्माकर कौन से खेल से संबंधित है? यानी आपको बताना है कि जो दीपा कर्माकर प्लेयर है वो कौन से खेल से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिम्नास्टिक। जी हाँ दोस्तों, जो दीपा कर्माकर है आपकी वो जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बोल दूं, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आप सभी इसको जो PDF है, वीडियो है, उसको सभी को आप शेयर कर सकते हैं तथा मेरी हेल्प कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट तथा टॉपिक वाइज वीडियोज लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है शब्द साइकोलॉजी के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्कूल। जी हाँ दोस्तों, स्कूल साइकोलॉजी के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, जबकि और इनसे कोई भी नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सीरीज से क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट सीरीज बतानी है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बाद में इनका आंसर मैच करें। तो दोस्तों इसमें क्या किया है, पहले ए दे दिया है, ए के बाद में उसका विपरीत उसके साथ यानी जेड दे दिया, एक का विपरीत जेड, और फिर उसके बाद में सी दे दिया और सी का विपरीत एक्स। तो दोस्तों ए के बाद में बी को छोड़ के सी दे दिया, और फिर सी को छोड़ के डी, यानी सी के बाद में डी को छोड़ के ई दे दिया यहाँ पे, और उसका विपरीत उसके साथ। फिर ई को छोड़ के एफ को छोड़ के ई के बाद में जी दे दिया, और उसका विपरीत उसके साथ दे दिया। इसी प्रकार से जो अब जी के बाद में क्या आता है, एच आता है, एच को छोड़ के आई दे देगा उसका नेक्स्ट, और आई का जो विपरीत होता है वो आर होता है। तो ये जो विपरीत क्रम है ये भी आपको याद कर लेना है, आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग वगैरह में सभी ज़्यादातर प्रश्नावलियों में ये आपका काम आता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या किया है कि जो इसमें जो अंक दिया है एक के बाद में 2, यानी एक के बाद में ए 1 नंबर पे आता है तो उससे नेक्स्ट जो अंक है वो लिख दिया। उसी प्रकार से इस सेकंड में देखें तो सी 3 नंबर पे आता है, और 3 के बाद में 4 आता है जो यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार से जो ई है आपका वो 5 नंबर पे आता है, और उसका जो नेक्स्ट अंक है 6 वो यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से जो आपका यहाँ पे आई है
वो आई 9 नंबर पे आता है, तो 9 से आगे हम एक अंक बढ़ा के यहाँ पे 10 लिख देंगे। यानी आपका जो कोड बन जाएगा वो बन जाएगा I10 और R, यानी I10R, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है संबंधित विकल्प का चुनाव करें। आपको इसमें एनोलॉजी बतानी है कि कौन सी एनोलॉजी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको एनोलॉजी दी है वो है, यदि आम का संबंध फल से है तो आलू का संबंध निम्न में से तना, फूल, जड़, फल निम्न में से किसके साथ है। तो दोस्तों आपको पता है कि जिस प्रकार से आम एक फल है, उसी प्रकार से जो आलू है वो क्या है, एक तना है। जी हाँ दोस्तों, आलू एक तना है, जड़ नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू एक तना है, जबकि जो आपकी गाजर हुई, मूली हुई, ये क्या है, जड़ है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी के अभी लाइक व शेयर जरूर करें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि TM को 7, SN को 5 लिखा जाता है तो CA को क्या लिखा जाएगा इसी कोड में। तो दोस्तों इसमें क्या किया है, TM को 7 लिख दिया है। तो दोस्तों जो आपका T होता है वो 20 नंबर पे आता है, और जो आपका M होता है वो 13 नंबर पे आता है, और जब इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास 7। इसी प्रकार से आपके पास जो नेक्स्ट है S और N, उन्हें सब्सट्रैक्ट किया गया है, और यहाँ पे 19 और 14, यानी 19 में से जब 14 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। इसी प्रकार से आपको आगे भी कोडिंग लगानी है। तो आपके पास दिया है CA का कोड, तो आपको पता है कि जो C होता है वो 3rd नंबर पे, तथा जो A है वो 1st नंबर पे आता है। तो दोस्तों जब 3rd में 1 निकालूंगा तो आपके पास 2 यानी 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, यानी 2 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको डिफरेंट चूज करना है। निम्न जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें आपको डिफरेंट बताना है कि कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। गेहूं है, सरसों है, जौ है और मक्का है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरसों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो सरसों भी होगा। हालांकि कुछ दोस्तों ने इसका आंसर मक्का लगा दिया होगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जो गेहूं और जौ और मक्का है वो सभी खाद्य फसल है, जबकि जो आपकी सरसों है वो तेलीय फसल है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। और यदि मैं वैसे देखूं, यानी गेहूं, सरसों और जौ ये सभी रबी की फसल है, जबकि जो आपकी मक्का है वो खरीफ की फसल है, तो इसलिए ये मक्का भी डिफर हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में आया है उनमें जो सरसों है वो सरसों को ही इसमें डिफरेंट माना गया है, यानी तेलीय फसल मान के, जबकि इन सभी को सिमिलर माना है। और इससे अधिक भाई एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर इसका राइट आंसर क्या चूज करता है। और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आता भी बार बार है, ताकि इसमें स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। वैसे अधिकांश जो इसका आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सरसों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक्स और वाई भाई है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। एक्स और वाई भाई है, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है, बी वाई से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों एक्स और वाई भाई है, मान लिया एक्स और वाई दोनों भाई हैं, और जो बी है वो ए का भाई है, यानी जो बी है वो ए का भाई है, यानी हमें ए के बारे में पता नहीं है कि वो ए है जो कौन सा जेंडर है, लेकिन ए एक्स की माँ है, यानी बता दिया हमें कि ए जो है वो एक्स की माँ है। तो दोस्तों जब जो ए है वो एक्स की अगर माँ होगी तो वो महिला है, और जो बी है वो ए का भाई है।
तो क्या पूछा है हमसे, बी का वाई से क्या संबंध है, यानी जो इसका भाई है बी उसका वाई से क्या संबंध है, तो वाई तो इसका भाई है, यानी ये दोनों तो एक है भाई भाई। तो यदि इसकी माता का भाई, यानी ये कौन हो गया, इसकी माता का भाई बी, तो माता का भाई से आपका क्या संबंध होगा, तो वो आपका मामा जी होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, वो इसके मामा जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि आपका डायरेक्शन टेस्ट से है। क्वेश्चन है, मैं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। तो मान लीजिए दोस्तों आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं। अब मैं 135 डिग्री वामार्थ मुड़ जाता हूं। तो दोस्तों वामार्थ मुड़ने का मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, यानी क्लॉकवाइज न घूम के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हो गया आपका 90 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री वामार्थ आपका घूम जाता है। फिर क्या बोलता है, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, यानी जो अब यहाँ पे है इसका पीछा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी अब ये ठीक पीछे मुड़ जाता है। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ। तो दोस्तों अब जो इसका दाया है वो ये हो जाएगा इस तरफ और ये 45 डिग्री घूम के इस तरफ, यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुँह कर लेगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है अब किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, तो ये आपको दिख रहा है कि ये पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुँह होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम दिशा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम दिशा की तरफ उसका वर्तमान में मुँह है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। इस श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों जो रमेश है वो एक कक्षा में 13वें स्थान से है ऊपर से जो रमेश है, और जो आपसे सुरेश बताया है वो सुरेश की रेंज 5 विद्यार्थी है उससे नीचे, यानी आपसे नीचे 5 विद्यार्थी हैं तो आप 6 नंबर पे यानी 6ठे नंबर पे हो गए, यानी जो सुरेश है वो 6ठे नंबर पे यहाँ पे हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी। दोस्तों जो टोटल विद्यार्थी हैं वो 33 हैं, और यदि हम इन दोनों विद्यार्थियों के क्रम को जोड़ें यानी 13 और 6 तो ये आपके पास आ जाएगा 19, यानी 19 तो ये हो गया। हमें कितने चाहिए टोटल, हमें चाहिए कितने 33। तो इसमें यदि हम 33 में से 19 घटाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 14, यानी 14, यानी 14 स्टूडेंट जो है कैंडिडेट अभी भी उनके बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस भाई आप सपोर्ट करते रहिए, इसी प्रकार से आपके लिए एक से एक अच्छे बेस्ट प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहूँगा और टॉपिक वाइज वीडियोज भी आपको शॉर्ट रूप से आपको नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क जो दिया है उसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे फिल होगी। तो दोस्तों इसमें क्या किया है कि जो 10 दिया है और 11 दिया है, राइट में 11 और लेफ्ट में 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बीच में लिख दिया है। इसी प्रकार से जो राइट में और लेफ्ट में दिया है 8 और 9, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको लिखना है। और नीचे भी हम देख लेते हैं कि जो 6 है और वो 7 है, राइट में और लेफ्ट में इनको जो मल्टीप्लाई किया है वो आपके पास आ जाता है 42, यानी इन दोनों में मल्टीप्लाई दिया है राइट और लेफ्ट का। इसी प्रकार से हम जो बीच है इसमें भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे राइट और लेफ्ट का। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72। जी हाँ दोस्तों, 8 नाम 72, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, 72 करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 72 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई है। तो दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में दूरी पूछा है, और दूरी के लिए सूत्र जो होता है वो होता है चाल गुणा समय। जी हाँ दोस्तों, चाल गुणा समय लगा के हम दूरी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो समय दिया है वो आपको 1 मिनट दिया है, और जबकि हमें जो
चाल दे दी है वो दे दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसे यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 72 गुणा 5/18, 5/18 से गुणा कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा, ये इसमें 4 बार चल जाएगा और आपके पास आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड आपके पास चाल आ जाएगी। और जो आपको समय दिया है वो दिया है कितना, 1 मिनट, यानी 60 सेकंड। 60 सेकंड आपके पास समय है। तो यदि 20 को मैं 60 से गुणा करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 1200, यानी 1200 मीटर उसकी क्या है, दूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको दूरी दी है, सुरंग की 500 मीटर लंबी सुरंग, एक ट्रेन है जिसकी 500 मीटर की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई आपको दे दी यहाँ पे 500 मीटर, और सुरंग की लंबाई आपसे ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी है और सुरंग की लंबाई 500 मीटर यहाँ पे दी है ऑप्शन में। तो दोस्तों जो ट्रेन है वो जो पार कर रही है 1 मिनट में, वो खुद की लंबाई तथा जो सुरंग है उसकी लंबाई, यानी दोनों की लंबाई 1 मिनट में पार कर रही हैं 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से। यानी जो ये यहाँ पे 1200 मीटर आई है दूरी, ये दोनों की दूरी है। तो यहाँ पे अब हम इसमें यदि सुरंग की दूरी है जो 500 मीटर निकाल देते हैं तो आपके पास जो ट्रेन की दूरी आ जाती है 700 मीटर, यानी ट्रेन की दूरी आपके पास शेष रह जाती है 700 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 2/7 का 3/7 का 2/3 24 हो तो उस संख्या का 50% कितना होगा। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वो संख्या x मान लेनी है और उस संख्या का 2/7 यानी 2/7, फिर 3/7, 3/7 कर लेना है, फिर 2/3 कितना दिया है, 24 दिया है हमें। तो हमें उस संख्या का 50% निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है, जो बटा में संख्याएं हैं आपके पास, ये मल्टीप्लाई में चली जाएंगी वहाँ पे, और जो 3 है 3 से 3 कट जाएगा, यानी 7 7 49 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो जो आपके पास संख्या होंगी वो होगी। तो दोस्तों अब अभी से यहाँ पे शुरुआत से कर लेते हैं। जो यहाँ पे नीचे बटा में संख्या थी, यानी यहाँ पे जो बटा में संख्या थी वो यहाँ पे गुणा में चली गई है, यानी जो बटा में संख्या है वो वहाँ पे गुणा में चली जाएंगी। तो यहाँ पे गुणा में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि 3 से 3 को काट देंगे, और 2 से 24 को 12 बार, और फिर 2 से 12 को 6 बार। तो जो आपके पास संख्याएं बची 6 गुणा 7 गुणा 7। तो दोस्तों इसको हम गुणा करेंगे तथा जो गुणा करने के बाद जो संख्या आपके पास थी वो संख्या आ जाएगी। तो हमें उस संख्या का 50% कितना है वो पूछा है, यानी टोटल संख्या नहीं पूछी। तो हम उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो आपके पास जो संख्या आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, 147, 147 इसका 50% हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कैलकुलेशन से है। क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है तथा आंसर सिंप्लीफाई करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि जो सबसे पहले जो हमें जो बार वाला ब्रैकेट है ये यहाँ पे दिया है, इसे सॉल्व करना होता है। बार वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो जो बार वाला ब्रैकेट है इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 2 + 3, यानी यहाँ तक एक ब्रैकेट है। तो दोस्तों अब हम इसे सोल्व कर लेंगे आसानी से। 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4, और फिर उसमें 2 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, यानी यहाँ तक जो मामला है उसमें आपके पास 2 आ चुका है। तो दोस्तों जो 2 आ गया आपके पास, अब हम इसे 4 में घटा देंगे, यानी नेक्स्ट करेंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 2, यानी यहाँ तक जो था उसमें 2 आपके पास आ चुका है। फिर आपके पास 2 है, और फिर हमें इसमें ये क्या है 2 - 2, यानी फिर 2 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या 0। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है उसमें 0 को ऐड करना है,
तो ये आपके पास 6 ही रह जाएगा, यानी कोई इसमें अंतर नहीं होने वाला है। तो फिर क्या है दोस्तों कि जो 6 है उसे घटाना है कितने में से, 10 में से यहाँ पे, यानी 10 में से 6 को घटाएंगे आपके पास जो आया था, तो ये आपके पास होगा 4, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। जी हाँ दोस्तों, 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि उन दोनों का समेकित क्षेत्रफल 12.25 मीटर स्क्वायर है तो बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि दोनों भुजाओं का जो वर्ग की भुजाओं का समेकित क्षेत्रफल, यानी जोड़ के हमें क्षेत्रफल दे दिया है ये 12.25 मीटर स्क्वायर, और हमें क्या पूछा है वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है। बड़े वर्ग की भुजा यानी दोनों में से जो बड़ा वर्ग है जिसका अनुपात हमें 4 दिया है उसकी हमसे भुजा पूछी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल लगा देंगे इसमें फॉर्मूला। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी हमें दिया है 3 और 4। तो दोस्तों जो 3 का स्क्वायर होगा वो होगा आपके पास 9, तथा जो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी और इनमें जो अनुपात है तो हमें x लगाना होगा, यानी 3x और 4x के अनुपात में संख्याएं दी हैं। तो दोस्तों ये जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 25x स्क्वायर, यानी जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25x स्क्वायर। जबकि हमें कितना दिया है, जबकि हमें कितना दिया है यहाँ पे हमें दे दिया है 12.25 मीटर स्क्वायर। 25x स्क्वायर दोनों का जो क्षेत्रफल है उसका योग है, हमें दिया है 12.25। तो हम इसका जो दशमलव है हटाने के लिए बटा में 2 जीरो लगा देंगे दो संख्या की जगह पे। तो दोस्तों ये आपके पास हो गए, यहाँ पे दशमलव हट गई 1225। तो दोस्तों 25 से 1225 को काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49, यानी 49। तो दोस्तों जो एक्स स्क्वायर है इसमें हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इनका क्या करना पड़ेगा, वर्ग रूट। तो वर्ग रूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, जब 49/100 का हम वर्ग रूट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7/10। जी हाँ दोस्तों, x बराबर आपके पास आ गया कितना, 7/10। 7/10 यहाँ पे आपके पास x का मान आ गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जीरो की जगह एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे, ये आपके पास बन गया 0.7, यानी 0.7 आपके पास x का मान है। और हमें क्या ज्ञात करना, बड़े वर्ग की भुजा। तो बड़े वर्ग की भुजा हमें मानी थी 4x, 4 दिया है हमने, 4x मानी थी। तो x का मान हमें आ गया 0.7। तो 0.4 से 0.7 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2.8। जी हाँ दोस्तों, 2.8 आपके पास आ जाएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.8। क्वेश्चन नंबर 23 है 83 से 1/3 का 54% बताओ। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि जो परसेंटेज का साइन है वो हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है, यानी जो 83 से 1/3% है जिसकी हमें यानी परसेंटेज में फ्रैक्शन ज्ञात नहीं है, इस परसेंटेज की हमें फ्रैक्शन ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों इसे हम साधारण रूप से हम परसेंटेज में नहीं बदल सकते, तो हम क्या करेंगे कि 83 से 1/3% जो है वो 54 का निकाल लेंगे। तो जो दोस्तों जो 83 से 1/3% होता है वो होता है आपके पास यानी 5/6। जी हाँ दोस्तों, जो 5/6 फ्रैक्शन है उसी का ये परसेंटेज है कितना, 83 से 1/3%। 5/6, 1/6 होता है 16 से 2/3, उसको 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है तब आपके पास आया है 83 से 1/3। तो दोस्तों जब हम 5/6 निकालेंगे कितने का, 54 का, 54 का 5/6 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 नाम 54 और 9 पंजे 45, यानी 45 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 45। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 60 है, उनका एचसीएफ यानी में से क्या होगा।
तो दोस्तों हमें संख्याओं का अनुपात दे दिया है और जो एलसीएम होता है वो होता है संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x और 4x को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12x²। तो दोस्तों जो 12x² आ जाएगा आपके पास, जबकि हमें कितना दिया है, वास्तव में जो एलसीएम दिया है वो कितना दिया है, 60 एलसीएम दिया है और हमारे पास आया है 12। तो ये कट जाएगा कितने बार, 5 बार, 5 बार कट जाएगा। और हमें अनुपात में संख्याएं दी हैं, यानी ये x का मान आ गया, तो हम इससे संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी 5 × 15 और 5 का 20, यानी 15 और 20 का हमें एलसीएम जो है वो 60 है और उनका जो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों इनका एचसीएफ हो जाएगा 5, यानी 5 इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, लगातार 7 संख्याओं का औसत 35.5 है, तो पहली व आखिरी संख्या का योग होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कोई लगातार 7 संख्याएं हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई 7 संख्याएं हैं लगातार, और जो उनका औसत है यानी जो बीच की संख्याएं हैं वो है 35.5। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, यानी पहली और आखिरी संख्याओं का योग। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इससे पहली वाली संख्या पे चल जाएंगे, यानी 35.5 यदि 20 की संख्या है तो इससे पहले वाली संख्या होगी कितनी, 35, और उससे पहले कितनी, 34.5, यानी आधा आधा, यानी 1/2 का अंतर है। तो दोस्तों जो पहली संख्या होगी वो होगी आपके पास 34, यानी 34, और जो अंतिम संख्या होगी वो आपके पास होगी 37। तो जब इन दोनों का योग करेंगे हम 37 और 34, तो वो आपके पास आ जाएगा 71। जी हाँ दोस्तों, 71 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको लगातार संख्याएं लिखनी होती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है नॉन वर्बल। ये क्वेश्चंस नॉन वर्बल के हैं और इसमें आपको नेक्स्ट फिगर बतानी है कौन सी आकृति इन चारों आकृतियों के बाद में आपके पास आएगी। तो दोस्तों इसमें क्या किया है, इस जो आकृति है इसमें आपके पास क्या किया है, जो यहाँ पे ये आकृतियाँ दी गई हैं दो, इनको यहाँ पे 45 डिग्री चला के यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ले आया है। उसके बाद क्या है कि यहाँ से यहाँ पे ले आया कितने डिग्री चला के, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से जो यहाँ पे ला रहा है लास्ट कॉर्नर में, यहाँ से ये आपके पास 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पे ला रहा है। उसी प्रकार से हम इसमें बढ़ाते हुए क्रम में 180 डिग्री जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी व डी दोनों में दिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वो किस प्रकार से दोस्तों, कि जो बड़ी वाली एरो है, बड़ा वाला एरो है वो छोटे वाले एरो से पहले है, यानी कॉर्नर में बड़ा वाला है और उसके बाद छोटे वाला है। ऊपर भी सभी बॉक्स है उनमें इसी प्रकार से दिया है, जबकि जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें छोटा एरो पहले और बड़ा एरो बाद में दे दिया गया है, इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको डिफरेंट चूज करना है, कौन सी आकृति निम्न आकृतियों से डिफरेंट है, भिन्न है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इनमें जो डिफर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें डिफरेंट आकृति हो जाएगी। यहाँ पे जो दोनों गोले दिए हैं उसमें एक आड़ी रेखा तथा एक सीधी रेखा दी गई है, जबकि जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें दोनों तिरछी रेखा यहाँ पे दे दी गई है, एक भी खड़ी रेखा यहाँ पे नहीं दी है दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको आकृति फिलअप करनी है, बतानी है कि निम्न ऑप्शन में से कौन सी जो आकृति है इस आकृति को पूर्ति करती है, यानी आकृति पूर्ण करती है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके पास इस प्रकार से इसमें ये फिलअप हो जाएगी आकृति, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, और ये जो क्वेश्चन है आपके मॉक टेस्ट, ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट है CASB की वेबसाइट पे वहाँ से लिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, एनोलॉजी बतानी है। जो पहली वाली बुझाई, पहली वाली आकृति की फिगर की दूसरी आकृति से जो एनोलॉजी है वही एनोलॉजी तीसरी वाली की चौथे से आपको बतानी है। तो दोस्तों इसमें क्या किया है कि जो पहली आकृति है उसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चला दिया, तो हम इसे भी यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है कि जो पहले खाली वाला ये यहाँ पे कि जो जीरो बन रहा है वो खाली है, उसके बाद यहाँ पे डार्क हो जाता है नेक्स्ट में। इसी प्रकार जो यहाँ पे ये डार्क है ये नेक्स्ट जाके यहाँ पे फिल हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा बिल्कुल ये यहाँ पे डार्क नहीं रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए तथा ऑप्शन नंबर सी दोनों में दिया है। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है कि जो इसमें जो ऊपर की ये जो आकृति बन रही थी, इस आकृति से ऊपर जो आकृति बन रही थी यहाँ पे ये एरो सी, ये ऊपर न रह के नीचे आ रही है, इसी स्थिति में नीचे की तरफ यहाँ पे आके लग जाती है। इसी प्रकार से जो यहाँ पे नीचे आकृति है ये इसी प्रकार से उठ के ऊपर यहाँ पे लग जाएगी इस प्रकार से, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ए में नहीं दिया है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें आपको वेन डायग्राम बताना है कि निम्न में से कौन सा जो वेन डायग्राम है बाघ, सिंह और जानवर के संबंध को सही रूप से प्रतिपादित दर्शाता है। तो दोस्तों जो बाघ, सिंह और जानवर के जो राइट जो वेन डायग्राम होगा, इन तीनों को जो दर्शाएगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। वो कैसे होगा दोस्तों कि जो बाघ और सिंह यानी टाइगर और लॉयन दोनों अलग अलग जानवर हैं, जबकि दोनों कौन हैं, जानवर ही है, यानी दोनों एनिमल ही हैं लेकिन डिफरेंट काइंड्स के एनिमल हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट, और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था वो किया था कि हमारा जो इंडिया का नेशनल ट्री यानी राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। जी हाँ दोस्तों, बरगद का पेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सभी दोस्तों ने इसका करेक्ट आंसर दिया कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो इसका आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है कोरोना वायरस से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, और साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने स्कोर के साथ साथ ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।